हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सब लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक फिजिकल चेंज केमिकल चेंज से किस तरीके से अलग है और इसके कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज से। जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है और साथ में हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का कंपोजिशन न चेंज, साथ में ही कोई नया सब्सटेंस ना बने। देखो, दो लाइन की सिंपल सी कॉन्सेप्ट है फिजिकल चेंज को लेकर के। पहला, जो भी सब्सटेंस लिया जा रहा है उसका कंपोजिशन न चेंज हो। दूसरा, कोई भी नया सब्सटेंस ना बने। अगर ये दोनों चीजें ऑकर हो रही हैं तो हम इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेना चाहें या फिर हम पॉइंट वाइज पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस, देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये तो हमारे हो गए दो पॉइंट जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिजिकल चेंज ही है। अब सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल अगर हम लेने की बात करें तो पहला एग्जांपल हमारे लिए है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से मेल्टिंग ऑफ आइस को हम फिजिकल चेंज बता सकते हैं। तो जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो आइस का फॉर्मूला क्या है? H2O। और कौन से स्टेट में है ये? सॉलिड स्टेट में है। जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, और वाटर का भी फॉर्मूला क्या होगा? H2O। और ये कौन सा स्टेट होगा? लिक्विड स्टेट। जब हम इसको और ज्यादा हीट देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। और इसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2O। और ये फेज कौन सा कहलाएगा? गैसियस फेज। तो अगर हम बात करेंगे कि आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में या वाटर कन्वर्ट हुआ वेपर में, ये तीन अलग अलग नाम तो हैं बट इनका केमिकल कंपोजिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? H2O। तो क्योंकि सारे के सारे केमिकल कंपोजिशन सेम है और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, इसलिए मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल चेंज कंसीडर किया जाएगा। दूसरा चीज अगर हम बात करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ गैस, सॉरी डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। गैस भी हम ले सकते हैं बट वो एग्जांपल आपके लिए काफी थोड़ा टफ हो जाएगा, तो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर हम ले लेते हैं। अब अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ शुगर की बात करें तो हम क्या करेंगे, एक ग्लास वाटर में वाटर प्लस शुगर ले लिया हमने। तो अब अगर हम वाटर प्लस शुगर को एक साथ मिक्स करें तो शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है कि ये केमिकल चेंज है या एक फिजिकल चेंज है। तो हम कहेंगे शुगर जब वाटर के अंदर गया तो शुगर की कोई प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई है। ऐसा नहीं है कि शुगर का फॉर्मूला अगर C12H22 और O11 था तो वाटर के अंदर जाने पर इसका ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हुआ क्या, शुगर पहले क्रिस्टल के फॉर्म में था, वो वाटर के अंदर जाने के बाद पहले और छोटे 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 क्रिस्टल में टूटा और उसके बाद फिर वो क्या किया, वाटर के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस थे उसके अंदर जाकर के डिसॉल्व हो गया। तो ऐसा नहीं है कि उस शुगर का कोई भी कंपोजिशन चेंज हुआ या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया या कोई नया सब्सटेंस बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट करके वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। तो क्योंकि शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ है, दैट्स व्हाई डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी आल्सो बी कंसीडर्ड एज फिजिकल चेंज। तो होप सो कि फिजिकल चेंज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम ऐसे कई दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं जिसको हम फिजिकल चेंज कंसीडर कर सकते हैं, लाइक इवापोरेशन ऑफ वाटर हमने यहाँ पर ले रखा था। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, आइस के साथ साथ मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, या ब्रेकिंग ऑफ ग्लास हो गया। अगर हम इन दोनों एग्जांपल की भी बात करें, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, तो वैक्स को मेल्ट करने पर, जैसे आइस के मेल्ट करने पर उसका कोई फॉर्मूला नहीं चेंज हो रहा था, वैसे ही वैक्स के भी मेल्ट करने पर कोई फॉर्मूला उसका चेंज होने वाला नहीं है। और अगर ग्लास ब्रेक कर रहा होगा तो ग्लास किसी भी चीज का बना होगा, वो अभी आप उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बट अगर ग्लास को अगर हम तोड़ दें तो ऐसा नहीं कि ग्लास का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या ग्लास का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा या ग्लास टूटने पर प्लास्टिक बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ग्लास का कंपोजिशन, ग्लास का क्या कहते हैं टूटने के बाद उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, साथ में ही कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनने वाला। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये चारों के चारों एग्जाम्पल जो हैं वो एज ए फिजिकल चेंज की तरह से कंसीडर किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन चारों एग्जाम्पल में ना ही कोई नया सब्सटेंस बन रहा है और ना ही इनके कंपोजिशन में कोई चेंज आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आपके सामने जो मैंने एग्जाम्पल दिए इसको आप एज ए फिजिकल चेंज लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये केमिकल चेंज क्या होता है। तो अगर हम केमिकल चेंज की बात करेंगे तो जैसा फिजिकल चेंज हम लोगों ने पढ़ा ठीक उसका केमिकल चेंज होना अपोजिट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, केमिकल चेंज। लाइक इसके भी अगर मैंने दो एग्जांपल लिखूं तो हमेशा नया सब्सटेंस तो बनेगा ही बनेगा, तो हम क्या कहेंगे, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। और अगर हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की तो नया सब्सटेंस अगर बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आएगा ही आएगा। तो देयर इज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, देयर इज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो अब केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आएगा और साथ में कोई ना कोई नया सब्सटेंस भी फॉर्म होगा। लाइक अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो हम ये कह सकते हैं एसिड प्लस बेस। तो अगर एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं पर सॉल्ट बनता है। या आप लोगों ने हमेशा क्लास 8th में भी कहीं ना कहीं पर बात आ जाती है कि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो बेसिकली अगर हम एक एग्जांपल मान लें HCl प्लस NaOH, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो व्हाट दे विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो पहले यहाँ पर HCl था और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो बस केवल आप इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है HCl। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये एसिड है कि बेस है, या आप लोगों के क्लास 10th में एक चैप्टर आएगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, इसका नाम हम कैसे रखेंगे, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में आकर के पढ़ेंगे। तो फिलहाल अब अभी हम केवल इतना समझ लेते हैं कि ये एक HCl मॉलिक्यूल है और ये H और Cl आपस में जुड़े हुए हैं। H इज हाइड्रोजन एंड Cl इज क्लोरीन। और अगर हम NaOH की बात करें तो Na इज सोडियम एंड OH इज हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर सोडियम और OH आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम रिएक्शन हो जा रही है तो रिएक्शन होने के बाद हम देख क्या रहे हैं, ये Na इस वाले Cl के साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब कुछ ना कुछ तो कंपोजिशन में चेंज हुआ। पहले ये कंपोजिशन कैसा था, NaOH का था, अब कंपोजिशन क्या हो गया, NaCl का हो गया। ये पहले HCl था और अब ये क्या हो गया, H2O हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं पर कंपोजिशन में चेंज आया है, और अगर कंपोजिशन में चेंज आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक केमिकल चेंज है। साथ में अगर हम दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो केमिकल चेंज के जो हम दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं लाइक डाइजेशन ऑफ फूड। अब अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड को डिस्कस करें तो थोड़ी देर के लिए हम ये समझ लेते हैं डाइजेशन ऑफ फूड होता क्या है। तो डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब है कि जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। अब छोटे छोटे टुकड़ों का मतलब ये नहीं है कि एक जो चपाती हमने खाई है उसका 1/4 हो जाए। दैट इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ डाइजेशन। स्मॉल पार्ट ऑफ डाइजेशन का मतलब क्या है कि जब हमने खाया तो वो हम कहते हैं ना कि जो डाइजेशन है वो माउथ से ही हमारे स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है मतलब हम च्यू करना जब शुरू करते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना शुरू होता है, तभी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बट वो डाइजेशन हमारे बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करने लायक अभी नहीं है। तो हम अब वो एब्जॉर्ब करने लायक कब होगी, तो हम बात करेंगे कि डाइजेशन ऑफ फूड में कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमने फूड लिया थोड़ी देर के लिए वो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया। अब कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली जो होता है दैट इज बेसिकली सुक्रोज, माल्टोज, या जो भी लिया हो, सुक्रोज लिया हो या कुछ भी लिया हो, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो हमने ले रखा है दैट इज C12H22O11। अगर बेटा ये आपको थोड़ा सा भी हायर लग रहा है तो आप बस केवल इतना सा समझ जाओ कि जो हमने फूड में इंटेक किया है वो सुक्रोज अगर किया है तो उसका फॉर्मूला ये हो। और डाइजेशन का मतलब होता है कि इसका ब्रेक होना, किसी भी चीज का ब्रेक होना, मतलब फूड के टर्म्स में किसी भी चीज का ब्रेक होना हमारे लिए वो डाइजेशन कहलाता है। तो अगर हम C12H22O11 की बात करें तो जब ये ब्रेक होगा तो हमारे बॉडी में कई सारा वाटर है, जब ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा, ये बनाएगा दो मॉलिक्यूल C6H12O6। जरा कैलकुलेट कर लो बेटा, यहाँ पर 11 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन, टोटल 12 ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पर 6 2 12 ऑक्सीजन है। तो कुल मिलाकर के इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन को मेजर करें तो 24 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो यहाँ 12 2 24 हाइड्रोजन है, यहाँ 12 कार्बन है तो यहाँ पर 6 2 12 कार्बन है।
तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। पहले हमने C12H22O11 ले रखा था और अब ये जो नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो क्या फॉर्म हुआ है, C6H12 एंड O6। तो मतलब जो पुराने वाले कंपोनेंट्स थे वो कंपोनेंट ब्रेक होकर के अब एक नए कंपोनेंट बना लिए हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंपोजिशन चेंज हुआ है या नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। अब दोनों ही पॉइंट्स पे, चाहे वो नया सब्सटेंस फॉर्म हो चाहे कंपोजिशन चेंज हो, दोनों ही फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं कि वो एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी ले सकते हैं हम। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक एग्जांपल है जिसको हम कंसीडर करेंगे एज ए केमिकल चेंज। तो एसिड बेस का रिएक्शन हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, साथ में रेस्पिरेशन भी, एक जो बायोलॉजिकल टर्म है रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में होता है, ये भी एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज। तो बेसिकली हमारे दिमाग में दो चीजें आ गई कि अगर कंपोजिशन में चेंज होगा या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा तो केमिकल चेंज, और अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है या उसके कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होप सो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को और अच्छे से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो हम ले लेते हैं लाइक बर्निंग ऑफ कैंडल। अब अगर हम बर्निंग ऑफ कैंडल को थोड़ा सा इलेबोरेट करके डिस्कस करें तो देखिए इसमें क्या क्या हो रहा होगा। तो जब आप कैंडल को बर्न होते हुए देखते हो तो आप ये देखते हो कि लाइक एज्यूम इट एज ए कैंडल। तो जब कैंडल जल रहा होता है तो हम देखते हैं कि यहां से कहीं ना कहीं पर वैक्स मेल्ट करके गिर रहा है, और जब वैक्स मेल्ट करके गिरता है तो हम देखते हैं यहां पर इकट्ठा हो जाता है वैक्स। अब वैक्स इकट्ठा हो जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ऐसा नहीं कि यहां पर जितना वैक्स था वो सबका सब वैक्स मेल्ट करके यहां पर गिर जा रहा है ना। ऐसा अगर होता तो ये कैंडल कभी खत्म ही नहीं होती। खत्म होने का मतलब ये क्या, हम इसको इकट्ठा करते, इकट्ठा करने के बाद फिर से मेल्ट करके हम कैंडल बना लेते। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता और हम एक फ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, प्रोड्यूस कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, वैक्स तो गिरता रहता है, मेल्ट होता रहता है। मेल्ट होने के साथ साथ कुछ वैक्स ऐसा भी होता है जो जल करके खत्म हो जाता है और वो वेपर में कन्वर्ट होकर के मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है। तो हम इसको दो तरीके से डिस्कस करते हैं। पहला, जो बर्निंग ऑफ कैंडल है उसमें दो चीजें देखने को मिल रही है। पहली चीज जो देखने के लिए मिल रही है दैट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। पहली चीज तो आपको ये देखने के लिए मिल रही है। और ये जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है ये बेसिकली वैक्स मेल्ट कर रहा है और मेल्ट होने के बाद क्या हो रहा है, यहां पर आकर के इकट्ठा हो जा रहा है। तो ये खत्म नहीं हो रहा, और ऐसा नहीं कि इसके केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज आ जा रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो क्या रहा होगा, बस वो अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जा रहा है, उसके कोई कंपोजिशन में नहीं चेंज हो रहा होगा और ना ही कोई नया सब्सटेंस बन रहा होगा। तो ये जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, एज ए फिजिकल चेंज। ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज। बट जो दूसरा वाला चीज सेम साइमल्टेनियसली हो रहा होगा दैट इज बर्निंग ऑफ वैक्स। अब देखो पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, पर जो दूसरा पॉइंट सेम जब कैंडल जल रही होगी उसी समय पर चल रहा होगा तो हम उसको बोलेंगे बर्निंग ऑफ वैक्स। और बर्निंग ऑफ वैक्स में क्या होगा, मान लेते हैं इस वैक्स के अंदर कुछ कार्बन के कंपोनेंट्स हैं या कोई ऐसी चीजें हैं जो बर्न करके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही होंगी या कुछ अदर गैसेस दे रही होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये चीज देख ली कि भाई वैक्स होगा, वो बर्न करने के बाद हमें क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और कुछ अदर गैसेस दे रहा है। तो अब वैक्स का फॉर्मूला चेंज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और अदर गैसेस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर नए सब्सटेंस फॉर्म हो गए, और नए सब्सटेंस फॉर्म होने के साथ साथ जो पुराना वाला सब्सटेंस था देखा जा रहा है उसका कंपोजिशन भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये बर्निंग ऑफ वैक्स जो है ये फिजिकल चेंज नहीं, ये क्या है, केमिकल चेंज है। अब यहां पर मतलब दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, एक मेल्टिंग ऑफ वैक्स और एक बर्निंग ऑफ वैक्स। और मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वो केमिकल चेंज है। इसका मतलब अगर हम बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करेंगे ना तो ये मिला जुला प्रभाव है मेल्टिंग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज का भी और केमिकल चेंज का भी। तो इसका मतलब जब कभी भी आपसे कोई पूछता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है तो आप हमेशा बोलोगे कि ये एक बाइनरी इफेक्ट है, फिजिकल चेंज का भी और केमिकल चेंज का भी, जिसमें से फिजिकल चेंज जो है दैट इज बेसिकली मेल्टिंग ऑफ वैक्स और जो केमिकल चेंज है दैट इज बेसिकली बर्निंग ऑफ वैक्स। ओके, तो होप सो कि आप लोगों का चैप्टर भी इसी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के साथ खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिए, मैं आपको जरूर Q&A वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा उसके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।